नमस्कार, गुड मॉर्निंग मित्रों। डॉल्फिन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, आज हम राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं राजस्थान बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। जो आपके आने वाला जो एग्ज़ाम है 22 मार्च 2024 को, उसमें कुछ प्रश्न आपके इनमें से आ जाए और आपको लाभ हो जाए तो हमें हर्ष होगा। तो मित्रों, जल्दी से इन प्रश्नों को आप सुन लेना और इनके आंसर फटाफट से पढ़ लेना। संभव है इनमें से आपके कुछ प्रश्न सीधे आ जाएं और आप पढ़ के जाएं ताकि आपको इसका लाभ मिले। तो शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। सबसे पहले देखिए, प्रश्न जो इस फॉर्म में है, नोट्स के फॉर्म में, आपको इनको पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सामने राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां कौन सी थी? यानी कि आपसे किसी भी प्रकार से ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। अति लघुतरात्मक या बड़े प्रश्न में भी प्रश्न बन सकता है। जैसा कि आपके ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स के अनुसार प्रश्न बनेंगे, तो प्लीज़ आप उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखते हुए इनको पढ़ लीजिएगा। तो इसमें हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि विविधता में एकता स्थापित करने की बड़ी दुविधा थी या एक समस्या थी, चैलेंज थी कि भारत में इस प्रकार इतनी डाइवर्सिटीज़ है, तो उनके भाषा, उनका संस्कृति और उनकी जो सामाजिक स्थिति और भौगोलिक विविधता जो है, उनमें एकता स्थापित करके भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की चुनौती थी। और आपको पता होगा, भारत का विभाजन धर्म के आधार पे इस्लाम और जो है गैर इस्लाम के रूप में विभाजन हुआ था। बावजूद इसके आज़ादी के वक्त 12% मुसलमान हमारे हिंदुस्तान की ज़मीन पर थे और उन्होंने अपनी इसी मिट्टी को अंतिम सांस तक जो है अपनी माता मानते हुए यहाँ रहने का निश्चय किया था। तो ऐसे में उनके साथ में या बहुसंख्यक हिंदुओं के साये में उनके साथ भेदभाव नहीं हो और विविधता में एकता बनी रहे, इसके लिए सरकार को गहरी चिंता थी और सख्त प्रयास करना था। नेक्स्ट है, दूसरी समस्या थी लोकतंत्र को कायम रखने की या लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती। यानी कि टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन डेमोक्रेसी देयर वाज ए मेजर प्रॉब्लम। तो बड़ी समस्या थी, तो उन्होंने इसके लिए भी प्रयास किया कि लोकतंत्र जो नया नया है उस पर बहुत सारी दुनिया के देशों के कयास और कमेंट्स होते थे कि भारत में लोकतंत्र कायम रहेगा। इस पे बड़ा संशय है, क्योंकि भारत के मतदाता भी उस समय एजुकेशन बहुत कम थी और बिना एजुकेशन के प्रतिनिधियों का चुनाव वो कैसे करेंगे या किस प्रकार के प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे और लोकतंत्र कायम रहेगा, इस पर पूरी दुनिया के अंदर कयास लगाया जा रहा, डाउट किया जा रहा था। लेकिन ये सारी बातें जुटला दी गई और भारत में आज भी बहुत अच्छे से लोकतंत्र की जो है कामयाबी हम दुनिया को दिख रही है। तीसरी प्रॉब्लम थी विकास की या डेवलपमेंट की, सर्व समान विकास कैसे हो, इसकी प्रॉब्लम थी। तो क्योंकि नया नया आज़ाद हुआ था, बहुत सारे उद्योग जो कारखाने थे वो पूर्वी पाकिस्तान में चले गए और कुछ उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चले गए, कुछ पश्चिम पाकिस्तान में चले गए और भारत ने बहुत सर्वनाश झेला था, विभाजन की त्रासदी और अंग्रेज़ों के द्वारा लूटे गए भारत की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ही डामाडोल थी। ऐसे में भारत के हर क्षेत्र में विकास करना, शैक्षणिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और सामाजिक समानता की स्थापना के क्षेत्र में बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन भारत ने बखूबी इन चुनौतियों का सामना करते हुए आज भारत को दुनिया की जो है ताकतों के बीच में एक अच्छा और विकासशील और आने वाले समय का विकसित राष्ट्र की स्थिति प्रदान करने में कामयाबी हासिल की है और हमारा लोकतंत्र आज दुनिया के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। नेक्स्ट आता है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, या जो सीमांत गांधी कौन थे या खान अब्दुल गफ़ार खान को किस नाम से पुकारा जाता है। उनका ये उद्देश्य था कि भारत अखंड रहे, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और खान अब्दुल गफ़ार खान और गांधी जी जैसे लोग भारत को अखंड रखने की इच्छा जो थी उनकी, वो कामयाब नहीं हो सकी। भारत विभाजन के सामने समस्याएं कौन सी थी या द्विराष्ट्र पर समस्याएं, यानी कि द्विराष्ट्र थ्योरी क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या था कि एक ब्रिटिश इंडिया में एक भी ऐसा इलाका नहीं था जहाँ, मतलब ये मुमकिन विभाजन था, तो विभाजन
किया गया और दो राष्ट्रों की स्थापना की गई। बावजूद इसके कौन सी समस्याएं थी कि दो राष्ट्रों का विभाजन कैसे किया जाए? तो सबसे बड़ी चैलेंज क्या थी? एक तो थी कि ब्रिटिश इंडिया में एक भी ऐसा इलाका नहीं था जहाँ सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बहुसंख्यक हो। तो ऐसे में वहाँ पाकिस्तान बनाया जाए तो वहाँ हिंदू भी होंगे, तो वो हिंदू वहाँ से विस्थापित होना था। या फिर ऐसा भी था, मुस्लिम बहुत से इलाके थे जहाँ मुस्लिम बहुल इलाके थे लेकिन पाकिस्तान में जाने को तैयार नहीं थे। तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। इलाके तो मुस्लिम बहुल थे लेकिन भारत में रहना चाहते थे, तो ये भी एक बड़ी समस्या थी। उन इलाकों का क्या किया जाए, वहाँ की पब्लिक का क्या किया जाए। फिर था नेक्स्ट इसमें था कि मुस्लिम बहुल इलाकों जैसे पंजाब हुए, बंगाल में गैर मुस्लिम बहुल इलाके का होना। चारों तरफ मुस्लिम बहुल इलाका है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे गैर मुस्लिम रहते हैं, तो उन क्षेत्रों का क्या किया जाए। इस प्रकार की बड़ी चुनौतियाँ थी भारत के विभाजन के समय हमारे संविधान निर्माताओं के लिए और हमारे राष्ट्र के जो निर्माणकारी जो देशभक्त थे उनके सामने। तो उन समस्याओं का समाधान करना भारतीयों के लिए और भारत पाकिस्तान दोनों ही जो राष्ट्र निर्माता थे उनके लिए बड़ी समस्या थी और इनका समाधान बड़ी दूरदर्शिता से करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन के समय भारत में कितने प्रतिशत मुस्लिम थे? तो जैसा मैंने आपको बताया 12% मुसलमान थे और आज के दिन 18-19% मुसलमान है, जबकि पाकिस्तान में उस समय इतनी इससे भी ज़्यादा प्रतिशत थे, लेकिन आज वहाँ पे नगण्य जो है गैर इस्लामिक लोग रह गए हैं, क्योंकि उनको कन्वर्जन करवा दिया या उनको भगा दिया गया या मार दिया गया, जो भी हुआ हो। लेकिन आज पाकिस्तान में स्थिति विपरीत है, जबकि हिंदुस्तान के अंदर जो अल्पसंख्यक थे उनकी संख्या 12% से बढ़कर 18+ हो गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में कोई प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, यही बयां करता है, ये आबादी बढ़ने का प्रतिशत बताता है। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 में संध्याकालीन प्रार्थना के दौरान नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि गांधी जी की हत्या कब की गई, किसके द्वारा की गई, या शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को गांधी जी ने राष्ट्रीय एकता यानी हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के प्रयास कर रहे थे, और जो पश्चिम बंगाल है, बंगाल जो है वहाँ पर वो प्रयास कर रहे थे, वहाँ पे काफ़ी सफलता भी मिली। और गांधी जी की जैसे ही जो सुना जाता है कि गोडसे ने हत्या कर दी है, तो पूरे भारत के अंदर एक बार खामोशी छा जाती है, और जो चरम सीमा पर थे दंगे, सांप्रदायिक दंगे, उनमें भी काफ़ी शिथिलता आ जाती है और लोगों को पश्चाताप होता है कि हमने एक ऐसे आदमी को, ऐसे एक महाशय को खो दिया है जिन्होंने पूरा जीवन अपनी जो है जनता की आज़ादी के लिए और राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए और एक राम राज्य की स्थापना के लिए खपा दिया था। तो लोगों को पश्चाताप होता है और एक बार की जो सांप्रदायिक दंगे वो काफ़ी धीमे पड़ जाते हैं। फिर है, आज़ादी के नज़दीकी वर्षों में भारत में लगभग कितनी देसी राज थे या रजवाड़े थे? वो तो संख्या बतानी आपको 565 थी। तो क्योंकि आपको पता होगा 1857 विक्टोरिया घोषणा के दौरान दो प्रकार का भारत बना था, एक तो ब्रिटिश इंडिया था और एक देसी रियासतें थी। उन्होंने वादा किया था आज के बाद में देसी रियासतों में ब्रिटिश सरकार कोई प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया था 1858 विक्टोरिया घोषणा के द्वारा, और भारत में ब्रिटिश क्राउन या जो ब्रिटिश जो मुकुट है उसकी सरकार स्थापित हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियासती विभाग के अध्यक्ष या मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है और जन भारत के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान था और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। जिस प्रकार की इटली और जो है जर्मनी के एकीकरण में इन्होंने जो योगदान दिया था जर्मनी के, इसी प्रकार भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले कहाँ के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की थी? तो वो त्रावणकोर के राजा थे, है ना, ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद हैदराबाद के निजाम ने भी अपने आप को आज़ाद राज्य रखने की घोषणा कर दी थी। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि जो विलय पत्र था उसको फेमस नाम या हम कहें कि प्रचलित नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। हैदराबाद रियासत जो थी वो एक ऐसी रियासत थी जहाँ का कौन था, निजाम कौन था? निजाम था उस्मान अली खान। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद को, क्योंकि हैदराबाद चारों तरफ से भारतीय सीमा से घिरा था और इस शासक ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया। और इसके जो आतताई रजाकार सैनिक थे, ठीक है ना, सांप्रदायिक सैनिक, इन्होंने हिंदुओं के साथ में बड़ा अत्याचार किया था। ऐसे में भारत के सरदार पटेल ने तुरंत इस पर सैन्य कार्रवाई करके ऑपरेशन पोलो के माध्यम से 13 सितंबर 1948 से जो 17 सितंबर 1948 को अभियान चलाया था, उसमें हैदराबाद ने हथियार डाल दिए और ये भाग गया जो निजाम था। नेक्स्ट है, मणिपुर राज्य के कौन शासक थे? तो महाराजा बोध चंद्र सिंह थे। उनकी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कब हुए थे? जून 1948 में हुए थे। और मणिपुर भारत की प्रथम रियासत थी जहां संवैधानिक राजतंत्र कायम होने के बाद
सार्वभौम वयस्क मताधिकार वहाँ करवाए गए थे। तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर सबसे पहले भारत के अंदर मणिपुर में जो है चुनाव करवाए गए थे। बहुत बड़ी बात आई है ना। नेक्स्ट है, यह जन्म संग्रह भी जो है बहुत सी रियासतों में करवाए थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने अपने नागपुर अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वादा किया था। तो ये नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। यह कांग्रेस ने सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की जो घोषणा की थी वो कब की थी? वो की नागपुर अधिवेशन 1920 में की थी। तो भाषा के आधार पर छोटे राज्यों के निर्माण भारतीय जनता पार्टी भी अपना जो है एक एजेंडा है और इसका भी है। दिसंबर 1952 में तेलुगु भाषा के मांग पर कौन से राज्य का निर्माण किया गया था? तो एक आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण किया था। जो है पोटी श्री रामुलु ने 56 दिन की हड़ताल की थी इसके लिए, और जैसे इनकी मृत्यु हो गई 15 दिसंबर 1952 को, तो उग्र आंदोलन हो गया और भारत के प्रधानमंत्री ने तुरंत आंध्र प्रदेश राज्य तेलुगु भाषा के आधार पर निर्माण करने की बात स्वीकार कर ली। नेक्स्ट है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था। 1956 में जो है ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हो गया था। तो गठन पूछ सकते हैं, पास कब हुआ ये पूछ सकते हैं, और ये पूछ सकते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम या राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार जो है कितने राज्य बनाए गए थे? पहले 14 राज्य और 6 केंद्र शासितों का निर्माण किया गया था। तो आप इनको अच्छे से देख लेना, और शाम को बाकी भी प्रश्नों के लेसन्स के वीडियो डालने के प्रयास किए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो, आपका अच्छा रिजल्ट रहे, इसके लिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।